भाषा अक्खड़ है और भाषा अक्खड़ है तो बैतू शब्द का यूज हमारे उधर ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई शब्द निकल जाए तो माफी चाहूंगा, मेरी बहनें पीछे खड़ी हैं उनसे भी माफी चाहूंगा, कोई शब्द ऐसा निकल जाए। अब बैठ जाइए, बीच में हस्तक्षेप नहीं। देखिए कुछ सच्चाई बयां करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये सब जानते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी गोरखपुर की शहर विधानसभा है ना, सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं कौन ये भी सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, पक्ष और विपक्ष दोनों लोग जानते हैं। लेकिन मतदान का सही प्रयोग, सही मतलब किसके लिए होना चाहिए, ये इस विधानसभा के लोगों के साथ साथ पूरे देश की आवाम को भी जानना पड़ेगा। क्योंकि आज स्थिति इतनी विकट हो गई है, देश की आजादी के बाद इतने दिनों के बाद भी अभी हमारे देश के अंदर मानवता का बहुत बड़ा अभाव है। अभी सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर राजनीति को भारत में स्थापित किया गया है। आज वही माहौल पैदा हो गया है जो सन 1947 से पहले मैं यहाँ की किताबों में पढ़ता था कि जब देश गुलाम था, अंग्रेज यहां पर थे, तो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए वो यहां पर जाति और धर्म का कार्ड खेलते थे। जहां सलाम करने वाले लोग और राम राम कहने वाले लोग साथ बैठते थे, जहां वाहेगुरु कहने वाले लोग साथ साथ बैठते थे, वहां आज उनका इस कदर तुष्टीकरण हुआ है कि शायद अंग्रेजों ने ऐसा तुष्टीकरण नहीं किया होगा। आंदोलनों की बात मैं कर लूं तो CNRC का आंदोलन सबको पता होगा, सतगुरु रविदास जी का आंदोलन सबको पता होगा। या बहन इस जिले के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, मैं यहाँ गया बस्तियों के अंदर तो मैंने देखा कि दो किस्म के लोग हैं, एक अमीर और एक गरीब। अमीर कौन लोग हैं? जिनके पास अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सारी सुख सुविधाएं। गरीब कौन लोग हैं? जो रोजमर्रा काम करके रोटी के लिए लड़ता है, वो गरीब। आखिर ये दोहरी व्यवस्था देश में लागू क्यों है? यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो इस विधानसभा से लेकर इस जिले का विकास सबसे पहले होना चाहिए था। मैं तो विकास को ढूंढता फिरा, जब सहारनपुर से चला था यहां प्रचार के लिए तो मैंने सोचा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ शायद कुछ ना मिले, इतना काम उन्होंने गोरखपुर में किया होगा। लेकिन उनकी विधानसभा घूमा, विधानसभा के बाहर की विधानसभा में घूमा तो देखा विकास तो हुआ है, इसमें तो नो डाउट। लेकिन विकास चंद पूंजीपतियों का हुआ है, जिनके पास रहने खाने की कोई कमी नहीं है, उनका विकास हुआ है। विकास तो हुआ है। हत्याओं में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि यहां के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश होना चाहिए था, अब वो बलात्कारियों का प्रदेश है। ये यहां के आंकड़े कहते हैं। अभी लेके चलता हूं आपको हरियाणा। एक साधु महात्मा जो रेप में अंदर थे, उनकी जमानत मिली, उनको सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दी है। इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की सरकार। हाथरस लेके जाओ अगर आपको, क्या बेटी किसी जाति धर्म की होती है? क्या किसी के साथ गलत होता है, मानवता शर्मसार होती है तो जाति धर्म से तोलना चाहिए क्या? नहीं। हाथरस में हाथरस की बेटी को जाति और धर्म से तोला गया। आज इस देश में वो लोग जो टायर पंचर लगाते हैं, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है। जिनमें मुस्लिम आते हैं, दलित आते हैं, बकवाड़ आते हैं, यहां तक कि बहुत सारे वो लोग आते हैं जो शायद पूंजी के अभाव में अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि लड़ाई किन लोगों की। आज शिक्षा का स्तर अगर देखा जाए, जो टॉप पर होना चाहिए था वो निम्न है। शिक्षा तो फ्री है, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा और चिकित्सा तो फ्री है। मैं अभी से पूछता हूं, जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं पर्चा लेकर के, क्या दवाई बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं।
क्या जब आप जाते हैं कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, पथरी होती है, अल्सर होता है या और कोई बीमारी हो जाती है जो ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में हो सकता है, तो आप कई लाख रुपए देके प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते नहीं कराते? क्यों? किस लिए? क्या प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टर ज्यादा बड़ी एमबीबीएस करते हैं और सरकारी डॉक्टर जो होता है वो कम एमबीबीएस करते हैं? नहीं, दोनों करते हैं। दोनों एमबीबीएस डिग्री लिए हुए होते हैं, दोनों एमडी की डिग्री लिए हुए होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क कितना होता है? एक करप्शन से पैदा होता है और एक पूंजीवाद से पैदा होता है। अगर व्यवस्था बदलनी है, व्यवस्था बदलना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो रोटी का दर्द समझते हैं, जिनको पता है भूख का असर क्या है, ऐसे लोगों के कंधे मजबूत कीजिए। लड़ाई किसी की भी हो, पूरे देश के अंदर किसी बेटी ने जब कभी भीम आर्मी का आह्वान किया है, आजाद समाज पार्टी कांचीराम के लोगों का आह्वान किया है, तो पूरी ताकत से गए। अभी भाई ने एक जाति का नाम लेते हुए कहा, तो मैं उनकी भी बात का खंडन करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी कैसे होंगे मैं नहीं जानता, ना जानना चाहता, क्योंकि उनका मैंने विकास देखा और लखीमपुर देखा, उन्नाव देखा, आजमगढ़ देखा। आजमगढ़ में जानते क्या हुआ था? एक प्रधान थे मुन्ना पासवान, उनके यहां प्रशासन ने ऐसा किया था कि ऐसा काम कभी दुश्मन के साथ नहीं करना चाहिए। पूरा घर तोड़ दिया था, घर की छतें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल तोड़ दी थी, और जिन टंकी के अंदर अनाज रखा हुआ था उस अनाज में भी जहर मिला दिया गया था। इतना बुरा करते कराया था इन्होंने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी। ये वही शहर है ना जहां कन्नौजिया की हत्या होती है, ये वही शहर है जहां डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली एक बेटी की हत्या होती है और उसको आत्महत्या करार दे दिया जाता है। ये वही शहर है। क्या उसी भारत में है जहां सिर्फ आदमी को इसलिए मार दिया जाता है? क्या ये वही भारत है जहां हमें अपनी सिद्धता सिद्ध करनी पड़ती है कागज से? हम लोगों का योगदान नहीं है क्या? हम लोगों का विकास नहीं होना चाहिए क्या? हमारे बच्चों की उन्नति नहीं होनी चाहिए? आज ये घूमते फिर रहे, कहते फिर रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट दीजिए, ये कहते फिर रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पर वोट दीजिए। गोरखपुर के लोग बताएं, मैं यहां तक ये भी कहता हूं, मैंने कई मंचों से कहा भी, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थक हैं, हमने कहा कि देश पहले बाकी सब वर्चस्व बाद में। सोचिए तो जरा, सोचिए जब अंग्रेज यहां आए थे तो क्या हुआ था? अंग्रेज व्यापार करने यहां आए थे और पूरे देश को गुलाम बनाया था। आज अडानी अंबानी ने व्यापार के नाम पर क्या कुछ नहीं खरीद लिया है? आपके घर में जो चावल आता है ना, कुछ दिन में वो अडानी का लेवी लगाएगा। 5 रुपए किलो चावल किसान से खरीदा जाएगा, अडानी का लेवी लगता ही वो चावल की कीमत 500 रुपए होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये है। जाइए बड़े बड़े मॉलों पर, बताइए ये जो बाहर विदेश से जो मॉल यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, क्या केले बेचने वाले की व्यवस्था खत्म नहीं हुई है? क्या जो दाल सड़कों पर बेचते थे उनकी व्यवस्था खत्म नहीं हुई है? बताइए ना मुझे। ये सब उस पूंजीवाद को बढ़ावा है, उस सामंती व्यवस्था को बढ़ावा है जो इस देश को, इस प्रदेश को, इस विधानसभा को गर्क में लेकर के जा रहा है। बहुत सारे मीडिया चैनलों ने न जाने क्या क्या कहा। यह भी कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ख्याति के लिए आए। देखिए, ख्याति तो आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से बहुत है। पूरे देश में जो भी व्यक्ति ये कहता है कि नहीं बराबरी होनी चाहिए, जो भी समानता चाहता है, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, वो ये कहता है कि नहीं यहाँ प्रत्येक वर्ग समान है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रेम करता है। अभी टाइम मैगजीन जो विदेश की पत्रिका है, उसमें मात्र एक भारतीय का नाम है, एक भारतीय का नाम, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। 5 नाम दर्शाए गए, एक वो जो दूसरे देश की कैबिनेट में बैठता है, एक वो जो दूसरे देश का व्यापारी जिसका जन्म वही हुआ है, उन सबको मिलाकर 5 भारतीय बताए गए। लेकिन इस देश का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी के पास है उस टाइम मैगजीन में नाम आने वालों में, तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद। आखिर कब तक जात और धर्म की राजनीति होती रहेगी और क्यों होती रहेगी? क्या गरीबों को ऊपर उठने का अधिकार नहीं है? क्या भगत सिंह फांसी ऐसे ही चढ़े थे? उन्होंने ऐसे देश की कल्पना की थी, ऐसे नेताओं की कल्पना की थी? सोचिए, समझिए, ये विधानसभा वही विधानसभा है कि जब बरसात होती है तो 4-4 फुट पानी भर जाता है कुछ जगह। यहाँ का विकास नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए। जब आप नौकरी, सरकारी नौकरी लग जाते हैं या बिजनेस अच्छा कर लेते हैं, तो सबसे पहले सुधार किसका करते हैं? अपने घर को अच्छा करते हैं या नहीं करते? और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या अपने घर को अच्छा कर पाए हैं? क्यों नहीं कर पाए? किस लिए नहीं कर पाए? अब जब जाते हैं बस्तियों में तो लोग दबी आवाज में कहते हैं कि भैया किसी ने ताकत
इकट्ठा की है योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जाने की। हमने उनको बताया इस देश में राजतंत्र नहीं है, इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है। संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, वो किसी जात किसी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, बिल्कुल अधिकार देता है। अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी बात करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 19 दिया है कि जाइए और अपनी आवाज उठाइए। आर्टिकल 19 आपको आजादी देता है। क्या महंगाई की मार से कोई अमीर मर रहा है? महंगाई की मार से जो आत्महत्या होती है कौन कर रहा है? गैस सिलेंडर की कीमतें कहां चली गई? तेल की कीमतें कहां चली गई? कितनी सब्सिडी मिलनी चाहिए थी वो कहां चली गई? इस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कौन सवाल पूछे? क्या चंद लोग सवाल पूछेंगे तो क्या जीत मिल सकती है? जिस देश को सोने की चिड़िया बन जाना चाहिए था वो देश सोने की चिड़िया नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप सर्वे कर देता हूं, आपके हाथ में फोन होंगे, आपके घर में बल्ब जल रहे होंगे, एलईडी लाइटें होंगी, आपको नहीं अंदाजा होगा। जाइएगा देखिएगा किस कंपनी के गूगल पे डाल करके, गूगल पे डालकर देखेंगे तो पता लगेगा सारी चाइना की है। क्यों है सारी चाइना की? क्या हमारे देश के अंदर बुद्धि की कमी है? हमारे देश के अंदर नहीं बनती, सब बनती है, सब बनती है। लेकिन वो व्यवस्था जो स्थापित की जा रही है, जिस व्यवस्था के तहत महिलाओं का सम्मान नहीं है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, पुरुषों का सम्मान नहीं है, छात्रों का सम्मान नहीं है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला देखा ना? अगर छात्रों ने यह कह दिया कि ये गलत हुआ है तो लाठियां भाजी गई ना लखनऊ में। ये कब तक चलेगा? कब तक चुप रहोगे? कब तक शोषण सहोगे? याद कर लीजिए, इतिहास आवाज उठाने वालों का लिखा जाता है, चुप रहने वालों का नहीं। और सही कहने वाले लोग बहुत कम है। सही कहने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है, मनुष्य का जीवन मिलता है, इसके बाद कहां चले जाते हैं हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, इंसान के जाने के बाद उसका नाम रह जाता है, उसकी कीर्ति रह जाती है, उसका काम रह जाता है कि उसने किया क्या। वो अच्छे काम कर जाता है तो लोग याद करते हैं, वो बुरे काम कर करके जाता है तो बुरे में उसको याद करते हैं। तय आप कीजिए, आप तय कीजिए। वोट नहीं मांगूंगा, सिर्फ पार्टी का नाम बता दिया है। प्रत्याशी का नाम चंद्रशेखर आजाद पूरा भारत का पूरा विश्व जानता है कि चंद्रशेखर आजाद योगी जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह केतली, तय आप कीजिएगा वोट देना या नहीं देना। मैं किसी वर्ग की, किसी जाति धर्म की बात नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ अपने द्वारा किए गए कामों को आपको बता दिया है, ये काम किए हैं। और एक आश्वासन और देता हूं, जो कुछ गोरखपुर में देखा है, जो लोग दबी आवाज में कहते हैं नहीं भाई, दुकानदार कल जब दुकानों से होकर गुजर रहे थे मेन मार्केट से, तो कुछ दुकानदारों ने कहा कि भैया चाहते हैं सहयोग करना, नहीं कर सकते। तो वो दर्द महसूस होता है। सिर्फ एक बात कहूंगा, आंदोलनकारी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ते हैं, अशफाकुल्लाह खां को पढ़ते हैं, ऐसे महापुरुषों को पढ़ते हैं, तो उनसे पढ़कर ये तो सीख लिया कि गलत के खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। वो हम लोगों की है, ये आवाज बुलंदी रहेगी। हम जीते हारे समय की बात, आप लोगों की इच्छा है, लेकिन हर सूरत में आंदोलन किया जाएगा। योगी क्या, मोदी क्या, ये चाहे अमेरिका की सपोर्ट ले लें, और अगर गलत करेंगे तो उस गलत के खिलाफ आवाज मजबूती से उठाई जाएगी। सबको जीने का अधिकार है। ये अधिकार किसी को नहीं है कि कोई जाति धर्म के नाम पर हमारा फैसला करे। ये किसी को अधिकार नहीं है, ये किसी को अधिकार नहीं है कोई बेटी को गलत बोले, ये किसी को अधिकार नहीं है। अभी कर्नाटक का एक मामला है, हिजाब पर मुद्दा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है कि वहां पर मुस्लिम बहनें बुर्का पहनकर क्यों आती। ये अधिकार है, ये अधिकार है। मेरी आंखें खराब है तो मेरे आंखों में थोड़ा फर्क है तो मुझे चश्मे की जरूरत है। मेरी इच्छा है कि मैं पैंट पहनूंगा या फिर पजामा पहनूंगा, ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा, बिल्कुल तय नहीं करेगा। ये आजाद भारत है, ये किसी के बाप का भारत नहीं है, ये हम सब लोगों का भारत है, किसी के बाप का भारत नहीं है। तो मेरा निवेदन है, सही को चुनिए, सही के साथ खड़े होइए, उन लड़ने वाले लोगों के साथ खड़े होइए। अगर उस समय जब भगत सिंह फांसी चढ़े थे, अगर उस समय सारी की सारी जनता उनके पक्ष में खड़ी हो जाती तो मुझे नहीं लगता भगत सिंह को कोई फांसी चढ़ा देता। इतनी औकात किसी की थी नहीं, तुम चढ़े। हो सकता है हम लोगों के विषय में गलत रिप्रेजेंट किया गया हो कि भीम आर्मी के लोग ऐसा करते हैं, भीम आर्मी के लोग वैसा करते हैं। मैं तथ्य दे सकता हूं, हरियाणा में एक क्षत्रिय समाज की बेटी, राजपूत समाज की बेटी, जिसके साथ दुराचार हुआ, जब न्याय नहीं मिला, एक वीडियो डाली उसने
चंद्रशेखर भाई का नाम लेके वीडियो डाली, भीम आर्मी का नाम लेके वीडियो डाली, कहा भैया मुझे मदद चाहिए। जहां हरियाणा के अंदर उस बेटी का मुकदमा 10 दिन से नहीं लिखा गया था ना, 2 घंटे में वहां के प्रशासन को मुकदमा लिखना पड़ा। और पता लगा वो अत्याचार करने वाला कौन था, वो वहां की मौजूदा सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों का चेला था। पता लगा ये किसी बेटी के साथ, किसी के साथ दुराचार होता हो तो भीम आर्मी तन मन धन के साथ खड़ी है, आंदोलन करना जानती है, बिल्कुल जानती है। एक चीज और समझिए, लोकतंत्र में कोई ताकतवर नहीं होता। कोई ये कहे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री ताकतवर है, नहीं, मैं नहीं मानता। लोकतंत्र में कोई ताकतवर है तो वो जनता ताकतवर है। जनता अपने मुद्दों को लेकर चले, हम देखें कैसे कोई राजनीति कर पाएगा। देश की राजनीति आज पितृसत्तात्मक प्रणाली के तहत जा चुकी है। देश की राजनीति आज धर्मात्मक सत्ता प्रणाली के तहत जा चुकी है, पूंजीपतियों के वर्चस्व में जा चुकी है। लोकतंत्र का अधिकार इसलिए तो दिया गया था कि हर आदमी अपना वोट देगा, वोट देकर चुनाव करेगा कि कौन आदमी क्षेत्र में सही है, कौन जीत कर जाएगा, कौन हमारी बात रख सकता है। आज तो नहीं है ऐसा। आज तो धन के आधार पर, डर के आधार पर, व्यापार के आधार पर राजनीति का ध्रुवीकरण कर दिया गया है। जो लोग समझदार है मेरी बात समझ रहे होंगे, जो लोग छोटे भाई है मेरे वो भी समझे कि शिक्षा का किस पैमाने पर तुष्टीकरण किया गया है। अगर आपका बच्चा कितना ब्रिलियंट है, वो MBBS, BTech, MTech करना चाहता है तो उसको कई लाख रुपए की आवश्यकता है। सवाल है क्यों? जब करप्शन के नाम पर कई 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है, क्या भारत की गरीब जनता के लिए शिक्षा सारी फ्री नहीं हो सकती? कि जिसको MBBS करनी हो MBBS करे, जिसको इंजीनियर बनना वो इंजीनियर बने, जिसको डॉक्टर बनना हो डॉक्टर बने, जिसको IPS बनना उसको IPS बनाया जाए। नहीं हो सकती? हो सकती। चिकित्सा के नाम पर जो इतनी बड़ी धांधलीबाजी सब जगह है, उसको रोका नहीं जा सकता। रोका जा सकता, ये करप्शन को रोका जा सकता है शर्ते विधानसभा और संसद में बैठने वाले लोग सिद्धांतिक हो, जो मौलिक अधिकार जानते हो, जो मानवता का गुण जिनके अंदर हो, वो लोग वहां बैठे। राजनीति बदलेगी, इस देश की राजनीति बदलेगी, ये मैं लिख कर देता हूं। और ये भी तय है कि अभी तो हमने लड़ना शुरू किया, अभी हमने बढ़ना शुरू किया। एक दिन वो इस देश में पैदा करेंगे कि यहाँ की बेटी हो, यहाँ का मुसलमान हो, यहाँ का दलितवादी आदिवासी पिछड़ा हो, या यहाँ के सवर्ण समाज के लोग हो, वो सड़क पर बेखौफ चलेंगे। चोरी चकारी का डर नहीं होगा, ना उनको ये महसूस होगा कि हमारे साथ गलत हो सकता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों ने कभी गलत नहीं किया, हमेशा सही की ओर चले हैं, सबको अधिकार दिए हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बताया। पढ़िए बाबा साहब अम्बेडकर को। आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो क्षेत्र विकसित हो, बिल्कुल विकसित हो। क्या विकास के नाम पर बजट पास नहीं होते? क्या देश की वो जातियां जिनका स्तर निम्न है उनके लिए बजट पास नहीं होते? क्या शिक्षा चिकित्सा का बजट पास नहीं होता? लेकिन उसका सारा पैसा चला कहां जाता है? आप भी RTI लगाकर पूछिए अपनी इस विधानसभा के लोगों से, अपने मुखिया से, कि इस विधानसभा में कितना बजट इस विधानसभा के विकास के लिए आया है। पूछिए RTI लगा करके, मैं लिख करके देता हूं, जवाब नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा और आपको जेल जरूर भेज दिया जाएगा कि तुमने RTI लगा कैसे दी। जवाब नहीं आएगा। तो वो जो व्यवस्था कानून के तहत होनी चाहिए, चोर की सजा जेल है, सजा है। लेकिन आज क्या है कि सिर्फ शक होने पर लोगों को घेर कर मार दिया जाता है। ये है, इससे देश उन्नत होगा, इससे देश का कानून बनेगा, बचेगा। समझिए, ये योगी आदित्यनाथ जी की विधानसभा है। मैं ये कहता हूं एक तानाशाह की विधानसभा है। पूरी ताकत से हम खड़े हैं, पूरी ताकत से खड़े हैं सही गलत का बताने के लिए कि क्या सही और क्या गलत है। और बिल्कुल गलत को बख्शा नहीं जाएगा। भारत की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने कभी गलत को नहीं बख्शा है, इस बार भी नहीं बख्शेंगे। ये तय है, ये तय है कि समाज के लोगों ने साथ दिया, प्रगतिशील लोगों ने जात धर्म को छोड़कर वोट दिया, तो इस बात तय है योगी आदित्यनाथ जी 100% हारे, बिल्कुल हारे, समझ लीजिए। और अगर ऐसा हो गया तो विकास क्या होता है हम जैसे लोग बताएंगे, जो लिखे पढ़े लोग, जो 1 रुपए का सही यूज करना जानते हैं कि 1 रुपया यूज कैसे किया जाएगा, जो धर्म के आधार पर विकास नहीं करेंगे, जो जाति के आधार पर लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो मानवता के आधार पर
भारत के नागरिक होने के आधार पर लोगों को बढ़ाएंगे, क्योंकि संविधान भी यही कहता है। भारत की संविधान की पहली लाइन है ना, हम भारत के लोग, यही लाइन है ना। उसने ये तो नहीं लिखा संविधान में कि हम मुसलमान भारत के, हम हिंदू भारत के, हम सिख भारत के, हम ईसाई भारत के, ये नहीं लिखा ना। ये लिखा ना तो उसमें ये लिखा हम पुरुष भारत के, महिला भारत की नहीं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हम भारत के लोग। जो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, यहाँ आया हूँ, साथियों ने बुलाया, लगातार कैंपेन चल रहा है। गरीब लोग हैं, अमीर लोग नहीं है, किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। ये जो डंडे टोपियां, ये जो गाड़ी है, ये भी कुछ दूसरों की है, उन्होंने दी है, भैया लीजिए। आप जैसे लोगों ने, कुछ जो मजबूत लोग हैं उन्होंने दी है कि भैया जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, गाड़ी ले जाइए हमारी, हम ये व्यवस्था कर सकते हैं। तेल की व्यवस्था भी आप ही कर रहे हैं, अनाज की व्यवस्था भी आप ही कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था भी आप ही कर रहे हैं। अभी कल एक साथी गोरखपुर से आए, कहना भैया मेरी तरफ से 50 किलो में चावल दे सकता हूँ, मेरी ये वो है कि मैं आपके चुनाव में ये मदद कर दूं। हमने कहा ठीक है भैया, हम यही चाहते हैं। उस काशीराम साहब का फॉर्मूला था ना, एक वोट और एक नोट। जो वोट देगा, जो नोट देगा, वो वोट भी आपको देगा। बिल्कुल उस फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं। सिद्धांतिक लोग डरते नहीं है ना, दबते हैं, और ये बार बार चीख कर कहते हैं, अब भी कहते हैं कि वो नोट नहीं बना जो हमें खरीदेगा। बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि हम जानते हैं नोट से ज्यादा कीमत व्यक्ति की होती है, व्यक्तित्व की होती है, उसके सिद्धांतों की होती है। सिद्धांतिक लोग अड़े रहेंगे, पूरी मजबूती से अड़े रहेंगे। चंद्रशेखर भाई आपके बीच के व्यक्ति हैं, आप सोच लीजिए उनको आगे बढ़ाना है या पीछे धकेलना है। आंदोलन की क्वालिटी है, आंदोलन ऐसे ही करते रहेंगे। भाई माता को कुर्सी नहीं, मैनिफेस्टो का है हमारा, मैनिफेस्टो। चलिए आज हमारे साथी मैनिफेस्टो लाना भूल गए हैं, हमारा है, लेकर जाओ। 22 सूत्रीय मैनिफेस्टो है। प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक समाज का व्यक्ति उसे जरूर पढ़े, बिल्कुल पढ़े। भाई अडानी अंबानी को तो पसंद आएगा नहीं, पूंजीपति के 1000-2000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसे तो पसंद आएगा नहीं, लेकिन प्रत्येक गरीब के लिए उसमें व्यवस्था है, प्रत्येक बेरोजगार के लिए व्यवस्था है, माताओं के बहनों के लिए व्यवस्था है, यहाँ तक कि व्यापारियों तक के लिए व्यवस्था है। अगर वो मैनिफेस्टो भारत में लागू कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाए, तो ज्यादा तो नहीं कहता, एक झटके के अंदर 50% बेरोजगारी किसी प्रदेश, विधानसभा और देश की खत्म की जा सकती है उस मैनिफेस्टो। तो सहयोग कीजिएगा, बड़े लोग आशीर्वाद दीजिएगा, बराबर के भाई प्यार दीजिएगा, माया आशीर्वाद दीजिएगा, बुजुर्ग आशीर्वाद दीजिएगा। प्रचार भी आप ही लोगों को करना है। अगर आपको लगता है कि हम सही हैं, हम लड़ रहे हैं, इस बीच एक और निवेदन करूंगा, बाहर और अंदर की राजनीति में मत पड़िएगा, क्योंकि जब जब कोई सही व्यक्ति खड़ा होता है किसी तानाशाह के खिलाफ, तो एक लाइन में कह दिया जाता है ये व्यक्ति बाहर का, ये लाइन कह दिया जाता है। ये भी आपके बीच आएगा। तो मैं बता दूं, हम सहारनपुर के रहने वाले हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमसे 200 किलोमीटर ऊपर के योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। डिस्टेंस का फर्क ले लिया जाए तो हम सबसे पहले हमारा अधिकार बनता है, डिस्टेंस का फर्क ले लिया जाए। तो निवेदन यही है, अगर आपको लगता है हम सही है, सही काम कर रहे हैं, ये लगता हो कि हम कुछ कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फोन के माध्यम से जागृत कीजिएगा, फोन कीजिएगा, बहनों को फोन कीजिएगा, माओ को फोन कीजिएगा, बच्चों के भविष्य के लिए फोन कीजिएगा, शिक्षा के उच्च स्तर को स्थापित करने के लिए फोन कीजिएगा, सारी व्यवस्था सुचारू रूप चले, भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जाए, इस बात के लिए फोन कीजिएगा। आपसे मेरा निवेदन है, खुद प्रचार प्रसार कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है जिन लोगों ने मुझे सुना वो मेरी बात तो गुनेंगे भी। मैनिफेस्टो आ गया, मैनिफेस्टो आपको दे दिया जाएगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा और अपने वोट का सही प्रयोग कीजिए, बिल्कुल प्रयोग कीजिए। सारी बातें सोचकर, पढ़कर, जानकर, अगर आपको ये लगता हो कि वोट योगी आदित्यनाथ को देना है तो दे दीजिएगा, और अगर ये लगता हो कि नहीं उन्होंने वाकई गलत किया है, तो आपका वोट सही दिशा में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, तानाशाहों के विरोध में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। इस बीच मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो उसके लिए माफी चाहूंगा, चंद लाइनों से अपनी बात खत्म कर दूंगा। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों। हम जैसे युवा तो अपनी मुट्ठी बांध रखते हैं, अपनी मुट्ठी।